दोस्तों, धरती ऊपर से जितनी सुहावनी लगती है उतनी ही रहस्यमयी भी है। और धरती के ऊपर के रहस्यों के बारे में हम न जाने आपको कितनी ही बार बता चुके हैं, जिनको सुन सुनकर बेशक आप थोड़ा बहुत बोर भी हो गए हो। और ऐसे में एक कंटेंट क्रिएटर होने के नाते हमारा ये दायित्व बनता है कि हम आपको हर दिन कुछ नया दिखाते रहें। इसलिए बोर होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आज सिर्फ मन बहलाने के लिए हम आपको धरती के पेड़ पौधे, पहाड़, यहाँ की वादियाँ और ऊपरी सतह के रहस्यों के बारे में नहीं बताने वाले हैं, बल्कि आज हम आपको धरती की निचली और सबसे अनएक्सप्लोर्ड परत के बारे में बताने वाले हैं। आपको भी यही लगता होगा कि धरती के नीचे आखिर आपको हैरान करने के लिए क्या ही मौजूद होगा। तो अगर आप भी अपनी सोच को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको सच में अभी अंदाजा भी नहीं है कि अब आप क्या क्या विटनेस करने वाले हैं। तो इसी बात पर बिना गहराइयों में झांके चलिए शुरू करते हैं आज के एक और अनोखे एपिसोड। दोस्तों, इस वक्त हमारी मानव जाति बहुत ही भारी मात्रा में एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, जिस वजह से हमारी धरती पर एनर्जी और पावर रिसोर्सेज की इतनी कमी आ चुकी है कि आज के समय में सरकार हर दिन इस बात से ही परेशान रहती है कि आखिर वो अपने नागरिकों को किस तरह से बल्ब जलाने तक की भी बिजली दे पाएगी। गर्मियों के मौसम में तो ये खबर आए दिन आम हो गई है, वो भी इतनी कि हर साल ही हमें सुनने को मिलता है कि कहीं किसी राज्य में कोयले की कमी हो गई है, तो कहीं किसी राज्य में 8 घंटे तक बिजली ही नहीं है, जिस वजह से आम नागरिक तो परेशान होते ही होते हैं। साथ ही साथ जितने लोगों का व्यवसाय बिजली और एनर्जी के सहारे चलता है उनको भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इसी वजह से भारत या किसी भी अन्य देश की जीडीपी पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है, और ये 8 घंटे कई लाखों करोड़ों के नुकसान में तब्दील हो जाते हैं। इसी समस्या को हर साल देखते हुए जब दुनिया के कोने में साइंटिस्ट ये सोच रहे थे कि इस एनर्जी की समस्या को कैसे सुलझाया जाए, तो उनका ध्यान एक ऐसे रिसोर्स पर गया जो धरती के नीचे भरपूर और अनगिनत मात्रा में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग उसको रत्ती भर भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आप में से शायद किसी ने ये गैस नहीं किया होगा, पर हम यहाँ बात कर रहे हैं धरती के नीचे मौजूद असीमित तापमान पर जल रही मैग्मा और लावा की। वैज्ञानिक जब इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि इस वक्त हमारी धरती पर कौन कौन से रिसोर्सेज की मदद से बिजली बनाई जाती है, तो उन्होंने ये देखा कि इस वक्त पानी, कोयला, हवा, सूर्य की रोशनी और भाप से बिजली बनाने में हम लोग मास्टरी हासिल कर चुके हैं। अब जब बात है इन सभी चीजों के रिसोर्स कंजप्शन को मल्टीप्लाई करने की, तो हर जगह से समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। कोयले की तो कमी वैसे भी धरती पर इस समय बहुत ही फैली हुई है। सोलर पैनल बिछा पाना बहुत ही मुश्किल और महंगा होता है, इस वजह से एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट को हम लोग इस बात पर शुरू नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि सोलर पैनल की चिप्स की इस समय पूरी दुनिया भर में शॉर्टेज भी चल रही है। विंड एनर्जी से बिजली बना पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें आपको हवा के रुख पर डिपेंड रहना पड़ता है, और ऊपर से वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी है। और बाकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पावर प्लांट लगाने में जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च होता है, और पानी से बिजली बनाना भी काफी ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस है। अब ऐसे में बची थी सिर्फ भाप, जो लग तो मुश्किल नहीं थी, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि भाप से बिजली बनाने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर और पानी की जरूरत पड़ती है, और अगर हम लोग वेस्ट वाटर या अनयूजेबल वाटर को धरती के नीचे मौजूद लावा में डालें तो उससे तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में भाप पैदा हो सकती है, और वो भी इतने प्रेशर के साथ कि वो आसानी से छोटे स्तर पर एक परीक्षण के लिए बिजली पैदा कर सकती है, जिससे उसके आगे की किस्मत तय की जा सके। प्रोजेक्ट में दम था, जिस वजह से इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड दिखने लगे, लेकिन उन्हें लंबे समय तक प्रैक्टिकल को असल जिंदगी में देखना था, ताकि उन्हें पता लग सके कि उनका पैसा सही जगह पर लगने वाला है। एक नई इनोवेशन होने के नाते इनसिक्योरिटी तो पहले ही लोगों के मन में थी, लेकिन खुदाई शुरू करने के कुछ ही दिनों बाद इस प्रोजेक्ट को बंद भी कर दिया गया, क्योंकि खुदाई के अंदर वाली जमीन से सैंपल मिलने के बाद बायोलॉजिस्ट को उससे भी कुछ जरूरी चीज मिली, और वो जरूरी चीज थी बैक्टीरिया। अब आपको लग रहा होगा कि एक बैक्टीरिया में क्या खास है, वो तो वैज्ञानिक ऊपरी सतह से भी बहुत पा लेंगे, लेकिन उस बैक्टीरिया की वही तो खासियत थी कि वैज्ञानिकों ने ऊपरी सतह से तो बहुत बैक्टीरिया हासिल की, लेकिन जमीन के तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर नीचे जाकर बैक्टीरिया का मिलना इसलिए रेयर था, क्योंकि वहाँ पर ना तो ऑक्सीजन पहुँचती है और ना ही कोई और जरूरी चीज, जिस वजह से ये फिगर आउट करना जरूरी था कि आखिर ये बैक्टीरिया ऐसी कंडीशन में भी जिंदा कैसे रहे। और इसलिए उस इनसिक्योर प्लांट से ज्यादा बैक्टीरिया की रिसर्च को तवज्जो दिया जाने लगा और शोध आगे बढ़ाई गई। जांच करने पर पाया गया कि जमीन के इतने नीचे बैक्टीरिया वहीं पर मौजूद आसपास के रिसोर्सेज का ब्रेक डाउन करके उन्हें कंज्यूम कर रहे थे, और किसी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में वो मीथेन को बाहर निकाल रहे थे। अब इस बात का पता भी ऐसे चला क्योंकि गड्ढे की कई जगहों में मीथेन भारी मात्रा में पाई गई थी, और उसके बाद जब बैक्टीरिया के आसपास के सराउंडिंग के मिनरल्स की जाँच की गई तो उन्हें लैब में लाकर बैक्टीरिया को टेस्ट ट्यूब की नजरों में रखा गया, जिसके बाद ये सारी डिटेल्स एक पेपर में पब्लिश की गई। ये रिसर्च सच में इतनी बेहतरीन थी कि इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वैज्ञानिक ये तो जानते थे कि हम स्तनधारी जीव भी बहुत समय पहले धरती के ही नीचे रहा करते थे, लेकिन हम लोग भी खाना ढूंढने के लिए ऊपरी सतह पर आते थे, और हम लोग सिर्फ 10 से 20 मीटर की धरती के नीचे जाया करते थे, वो भी ज्यादा से ज्यादा। मगर वहीं 1.5 से 2 किलोमीटर की गहराई तो जीवन की हैसियत से बहुत ही बड़ी है, जिस वजह से इस बैक्टीरिया ने एक अलग ही खासियत वैज्ञानिकों के दिलों में पाली थी। इस मौके की बड़ी खासियत थी, और बस फिर क्या था, दुनिया के और भी अलग अलग कोनों से इस तरह के सैंपल्स की मांग की जाने लगी, जिसके बाद कई जगहों से नए नए बैक्टीरिया खोजे गए। 2 किलोमीटर नीचे के बैक्टीरिया को देखकर ही वैज्ञानिक इतना आश्चर्यचकित हो गए थे कि उन्होंने और नीचे के सैंपल मंगवाने की कोशिश की, और जब
दुनिया के दूसरे कोनों से उन्होंने 2.5 किलोमीटर नीचे मौजूद बैक्टीरिया की जांच की तो उन्होंने देखा कि जब वहाँ के बैक्टीरिया को हाइड्रोजन रिच एनवायरनमेंट में ला तो उन्होंने हाइड्रोजन कंज्यूम करना शुरू कर दिया। ऐसा ही कुछ तब भी दिखा जब किसी दूसरी जगह पर 3 किलोमीटर नीचे आयरन रिच अंडरग्राउंड डिगिंग की गई तो उस जगह पर हाइड्रोजन की बजाय सख्त लोहे की भरमार थी, तो वहाँ मौजूद बैक्टीरिया ने लोहा कंज्यूम करना शुरू कर दिया। सोचिए वो लोहा जिसे हम इतना मजबूत मानते हैं, बैक्टीरिया को जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने उसी लोहे को खाना शुरू कर दिया। ऐसे ही जब कुछ 12 से ज्यादा सैंपल लैब तक पहुँचे तो एक चीज उन सभी सैंपल्स में कॉमन थी कि जितने भी बैक्टीरिया उन सैंपल में पाए गए उन्होंने उसी चीज को कंज्यूम करना शुरू किया जो उनके आसपास थी। जिनके आसपास की गहराई में फास्फोरस था उन्होंने फास्फोरस खाया, जिनके आसपास की गहराई में सल्फेट था उन्होंने सल्फेट भी खाया। और बस इसी से साबित हो गया कि बैक्टीरिया क्या खाते हैं ये कोई सुनिश्चित नहीं कर सकता, क्योंकि बैक्टीरिया वही खाते हैं जो उन्हें मिल जाता है। अगर आप बैक्टीरिया को ऐसी किसी जगह पर रख देंगे जहाँ कुछ बहुत ही ज्यादा अजीबो गरीब हो तो वो अजीबो गरीब चीजें भी खाने लगेंगी, क्योंकि वो चीजों को इस तरह से अडोप्ट कर लेते हैं। और शायद यही कारण है कि आज से कुछ अरब साल पहले जब हम लोग भी बैक्टीरिया थे तो हमारा जीवन इतना डेवलप हो पाया, क्योंकि हमारे बैक्टीरिया ने अपने आसपास की स्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया। उसी के बलबूते पर इवोल्यूशन इस कदर हुआ कि पहले हम डायनासोर जितने बड़े भी हुए और आज इंसान भी बन चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि इस रिसर्च को करने का फायदा क्या हुआ, क्योंकि भाई बैक्टीरिया चाहे सल्फर खाएं, फास्फोरस खाएं या मीथेन प्रोड्यूस करें, हम इंसानों को क्या मतलब। तो आपको बता दें कि इसके 2 फायदे हैं। पहला तो हमें अपने जीवन के ओरिजिन के बारे में और बारीकी से पता चलता है कि आखिर हम लोगों की उत्पत्ति कैसे हुई और हम लोगों ने कैसे अपने आप को मुश्किल से मुश्किल हालातों में ढाला। और इससे दूसरा फायदा ये होता है कि जैसे कोई बहुत ही विषम परिस्थिति हो जाए जहाँ पर कोई चीज ऐसी स्थिति में फैल जाए कि जिसे संभाला नहीं जा सकता हो, तो वहाँ पर इन बैक्टीरिया की मदद से उसे कंट्रोल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पेट्रोलियम तक को खाने के योग्य होते हैं और उनमें से कुछ के नाम है मरीनोबैक्टर, ओशनोस्पिरिल्लेस, स्यूडोमोनास और एल्कानिवोरैक्स। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई जहाज एक जगह से दूसरी जगह समुद्र के द्वारा तेल पहुंचा रहा और अचानक से ही वो कच्चा तेल समुद्र में फैल जाए तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें न सिर्फ समुद्र का पानी बहुत बुरी तरह दूषित हो सकता है बल्कि अंदर पनप रहे जीव भी बहुत ही विध्वंसक स्थिति में आ सकते हैं और इतने भयानक रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं कि जिससे हमारी बायोडायवर्सिटी को बहुत ही नुकसान पहुंच सकता है। अब ऐसे में अगर हमें पता हो कि कौन से बैक्टीरिया पेट्रोलियम को कंज्यूम करते हैं तो हम लोग आसानी से उन बैक्टीरिया को समुद्र में छोड़ सकते हैं, जिस वजह से वो बैक्टीरिया समुद्र के अंदर पड़े हुए पेट्रोलियम को हम लोग उसे जल्दी और एफिशिएंटली साफ कर देंगे और जो पेट्रोलियम कुछ देर तक हमारे लिए समस्या थी उस समस्या का बड़े ही कम समय में आसानी से समाधान भी हो जाएगा और बहुत ही कम जलीय जीवों की जान भी जाएगी और समुद्र भी उस हद तक दूषित नहीं होगा। इन सैंपल से हमें ये भी पता लगा है कि ब्लू चीज की मदद से इन बैक्टीरिया को मारा भी जा सकता है, जिस वजह से हम ऐसी परिस्थितियों के लिए भी तैयार हैं कि अगर ये बैक्टीरिया आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे तो हम लोग ब्लू चीज का इस्तेमाल करके इन्हें आसानी से खत्म भी कर सकते हैं। और ये सब कुछ बस इसलिए हो पाए क्योंकि हम लोगों ने चीजों को जानने की जिज्ञासा बरकरार रखी और उसकी रिसर्च करते रहे। इसलिए शायद कहा भी जाता है कि हमेशा नई नई चीजों के बारे में जानते रहना चाहिए, क्योंकि हमें कभी नहीं पता कि आगे जाकर हम कौन सी परिस्थिति में फंस जाएंगे। और ऐसी परिस्थितियों में जब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं होगा तो वहाँ पर हमारा ज्ञान ही हमारे काम आएगा और अगर यही ज्ञान हमें उन परिस्थितियों से निकाल ले तो हमारे लिए क्या ही बुरा हो सकता है। और शायद इसलिए ही हर साल वैज्ञानिक अरबों रुपए रिसर्च पर खर्च कर देते हैं और देश भी इन पैसों को खर्चने में कोई कमी नहीं छोड़ते। दोस्तों वैसे क्या आपने भी कभी किसी ऐसे बैक्टीरिया के बारे में सुना है जिसकी एबिलिटीज ने आपको बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर दिया हो? अगर हाँ तो उसका नाम हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते रहे। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ।